आज हम ऐसे टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है लेकिन भारत के लिए बहुत ही मायने रखती है। नमस्कार, मैं हूं सैयद याकूब। स्वागत है आपका ISM एजुकेशन में। देखिए, अभी हाल में ही ह्यूमन राइट्स जो काउंसिल है यानी कि UN की एक बॉडी है जिसने भारत में पिछले दिनों हुए पूरे मानव अधिकार का रिव्यू किया। जितना भी मानव अधिकार का काम हुआ है उसको रिव्यू किया गया कि यह सब सही था या इसमें कुछ प्रॉब्लम थी। मानव अधिकार कानून सरकारों को कुछ कार्य करने और कुछ कार्य नहीं करने के लिए बाध्य करता है। यानी बहुत से रिस्ट्रिक्शंस हैं कि ये आपको नहीं करना है और बहुत से ऐसी बातें हैं जो लोगों तक आपको पहुंचाना है, ये मानव अधिकार बोलता है। अभी हाल में ही यूनाइटेड नेशन के अंदर भारत पर CAA, एंटी माइनॉरिटी, जेलों में जो इतनी मौतें हो रही हैं, जो यातनाएं होती हैं, उन पर सवाल उठे और भारत को इन सवालों का जवाब दुनिया के सामने देना था। तो आखिर कौन है वो देश जो भारत से सवाल पूछ रहे हैं? उनको सवाल पूछने का अधिकार किसने दिया और भारत क्यों उन सवालों के जवाब देने के लिए बाध्य है? ठीक है, हम जवाब दे नहीं दे, पता नहीं पनिशमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन भारत बाध्य है कि नहीं है, इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे कि वो कौन लोग हैं जो हमसे सवाल पूछ रहे हैं और हम क्यों बाध्य हैं उनकी सवालों के जवाब देने के लिए। तो आइए इस एपिसोड में कि भारत से क्या क्या सवाल किए गए, वो कौन है जो भारत से सवाल करते हैं, इन्हीं सब बातों पे हम जानकारी अभी आपको देते हैं। एक्चुअली अभी एक न्यूज आई कि 8 नवंबर 2022 को अमेरिका सहित बहुत सारे देशों ने भारत में हेट स्पीच, CAA कानून, माइनॉरिटी राइट्स, इन सब पर हुए अत्याचार के बारे में जवाब मांगा है। तो हमसे जवाब मांगा है तो मुझे उसका आंसर देना है, लेकिन हम किसको किसको, किन किन देशों को और कहां पे ये आंसर देंगे? क्या कोई ऐसी जगह है जहां पे पूरी दुनिया के लोग आके बैठ करके हमसे जवाब मांग रहे हैं, या सिर्फ हम ही से जवाब मांग रहे हैं या और भी देशों से जवाब मांगते हैं? एक्चुअली है क्या कि यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है जिसका नाम है UNHRC यानी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। यानी ह्यूमन राइट्स काउंसिल का एक संस्था है जो UN के अंडर में आती है, जिसका हेड ऑफिस जेनेवा में है और ये 2006 में बना था। ये है क्या? ये पूरे दुनिया में ह्यूमन राइट्स यानी कि इंसानों पर कोई अत्याचार ना हो, इसके लिए बनाई गई एक संस्था है। इस जेनेवा में जो ये ऑफिस बना तो इसमें टोटल 47 देश इसमें है, 47 देश हैं जो इसके मेंबर हैं और ये मेंबर वोटिंग से चुने जाते हैं। यानी कि ऐसा नहीं कि हम गए और मेंबर बन गए। फिलहाल उन मेंबर्स में एक हमारा भारत भी है। तो है क्या ये कि हर कुछ दिनों पर 14 देश जो मेंबर्स हैं उनसे पूरे देश सवाल पूछते हैं। यानी एक बार में 14 देश का नाम आता है और उनसे सवाल पूछा जाता है। तो सारी कंट्री उन 14 देश से सवाल पूछती है कि उनके यहाँ जो ह्यूमन राइट्स पे जो कुछ भी हो रहा है, चल रहा है, चाहे वो खराब चाहे अच्छा, उसके ऊपर जवाब मांगा जाता है। तो ऐसा नहीं है कि भारत से पहली बार ये जवाब मांगा जा रहा है। इससे पहले भी 2008 में, 2012 में, 2017 में 3 बार इससे पहले भी भारत का नंबर आ चुका है। क्योंकि ये तो एक प्रोसेस है ना, हर कुछ दिनों पे 14 कंट्रीज का नंबर आएगा और बाकी कंट्रीज उनसे क्वेश्चन करेंगे कि ह्यूमन राइट्स के ऊपर। तो इससे पहले भी भारत 3 बार जवाब दे चुका है, 3 बार उससे भी क्वेश्चन किए जा चुके हैं। ये 2022 में उसका 4th नंबर था। तो UNHRC जो आपका है वो है क्या, उसका काम क्या है, उसमें किस तरह से लोग मेंबर्स बनते हैं और किस तरह से वो दूसरे देशों पे कार्रवाई करते हैं अगर ह्यूमन राइट्स पे काम नहीं हो रहा है। तो इन सब के लिए मेरा एक वीडियो बना हुआ है जो ऊपर आपको ब्लिंक कर रहा है, आप चाहें तो वहां से ओपन करके देख सकते हैं, नहीं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से चाहें तो देख सकते हैं। तो आइए, UNHRC मानवाधिकार जो भी मानवाधिकार की संस्था है, तो इसमें हर देशों से जो हम लोग क्वेश्चन करते हैं या दूसरा देश क्वेश्चन करता है, वो कौन कौन से देश हैं जो इसको क्वेश्चंस करते हैं और जिससे क्वेश्चन कर रहे हैं वो जवाब देने के लिए बाध्य है या नहीं है। अगर देता है तो क्या है, नहीं देता है तो कोई पनिशमेंट है क्या? आइए इन सब बातों पर देखते हैं। सबसे पहले कि भारत से सवाल जो पूछे गए, तो सवाल कोई भी देश जो UN का मेंबर है वो पूछ सकता है। उसका सजेशन मानना या उनकी बातों को मानना ये कोई जरूरी नहीं है उस देश के ऊपर।
जिससे सवाल पूछा जा रहा है, ना ही कोई जबरदस्ती है कि हम उनके सवालों का जवाब देंगे। ठीक है, तो उनकी बातों को मानेंगे नहीं मानेंगे ऐसा कुछ नहीं है, हमारी मर्जी है। नहीं मानने पर भी कोई पनिशमेंट नहीं मिलता है। ठीक है, पर अगर पूरी दुनिया आपसे किसी मुद्दे पर सवाल पूछ रही है तो जाहिर सी बात है हमारे में वो कमी होगी, या हमारी कमी को लोगों ने मार्केटिंग किया होगा जिससे लग रहा होगा कमी है। लेकिन हमसे अगर किसी मुद्दे पर इतनी देश एक साथ सवाल पूछेगा तो जाहिर सी बात है हम गिल्टी तो महसूस करेंगे ही। तो हमें कोई पनिशमेंट नहीं दिया जाता है, ना ही हमारे ऊपर या किसी देश के ऊपर यह कहा जाता है कि आप ये काम कीजिए। हाँ, उनको एहसास कराया जाता है कि देखिए जो कुछ भी हो रहा है गलत हो रहा है, आप खुद एक बार रिव्यू कीजिए अपने यहाँ कि इन चीज़ों को कैसे ठीक किया जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सवाल कौन कौन से थे और जवाब कैसे कैसे दिए गए, इससे जानने से पहले ये आपको बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि भारत बैठा और लोगों ने एक साथ सवाल पूछना शुरू कर दिया। सवाल दो तरीके से पूछा जाता है। एक तरीका की है कि पहले उनको सवाल दिया जाता है और वो देश जिसको सवाल मिला वो उसको नोट करता है और कहता है ठीक है मैं आपके इन सवालों का जवाब दूंगा। और दूसरा होता है कि उनको सवाल दिया गया, उन्होंने नोट किया और कहा कि ठीक है देखते हैं हम इसमें क्या कर सकते हैं। यानी कि हमारे पास जो क्वेश्चंस आए उसमें एक तो हम मान रहे हैं कि ठीक है क्योंकि हम तो तैयारी करके गए हैं, पहले से मुझे बताया गया है कि इस किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चंस पहले से मिलते हैं तो हम बता देते हैं कि ठीक है हम इस पे आपको जवाब देते हैं। और एक होता है कि ठीक है हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। तो भारत में सीए, हेट स्पीच, माइनॉरिटी राइट्स और जो भी थाने में या जो कहें कि आपके जेल में या थानों में जो मौतें हो रही हैं, यातनाएं दी जाती हैं, इन पर सवाल किए गए। जाहिर सी बात है किसी प्रश्न को हल्के में तो भारत नहीं लेगा और भारत चाहेगा कि वो अपनी स्थिति पूरी मजबूती तरह से वहां पे रखे। यानी जो भी डॉक्यूमेंट्स या जो भी आंसर भारत दे या जो भी जवाब भारत दे रहा है वो हल्के में नहीं दे, वो उसको पूरी तरह से कॉन्फिडेंस होके देना है। और ये जो जवाब भारत देता है या कोई भी कंट्री क्वेश्चंस का जवाब देती है वो उस कंट्री का नेशनल रिपोर्ट कहा जाता है। दैट मीन्स जो क्वेश्चंस पूछे गए जिस टॉपिक पे, तो भारत जो रिपोर्ट अपना तैयार करके ले गया है वो उस कंट्री की नेशनल रिपोर्ट कहलाती है और उसी नेशनल रिपोर्ट के आधार पर उस कंट्री में मानवाधिकार पे क्या क्या हो रहा है इसकी जानकारी यूएन को मिलती है। अब इसका ये मतलब हुआ कि नेशनल रिपोर्ट को भारत को बड़ी मजबूती से रखना होगा, या किसी भी कंट्री को जो जवाब देना चाहता है अगर वो मजबूती से नहीं रखता है तब तो बहुत कुछ उसको दूसरी कंट्री उसके ऊपर और हावी होती है। अच्छा, हम जो अपनी बात रखते हैं तो ऐसा तो नहीं ना है कि यूएनएचआरसी जो है या यूएन का ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है। यूएनएचआरसी के पास उस टॉपिक पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन पहले से रहती है जिस टॉपिक के क्वेश्चन उनसे भारत से किए जा रहे हैं। तो कुछ इंटरनेशनल न्यूज एजेंसीज है जहां से उसको इंफॉर्मेशन मिलती है, कुछ उस कंट्री की नेशनल न्यूज एजेंसीज है, कुछ एनजीओज हैं और एक खुद उसकी अपनी एजेंसी है जिससे सारी इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट करता है। तो इसका मतलब हम जो रिपोर्ट दे रहे हैं उससे पहले यूएनएचआरसी के पास हमारी सारी रिपोर्ट्स पहुंच चुकी है। कुछ ह्यूमन राइट्स भी हैं, कुछ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, एक्टिविटीज भी हैं जो ये सारी रिपोर्ट यूएनएचआरसी को देते रहते हैं। तो आइए जानते हैं कि भारत से किस किस तरह के सवाल पूछे गए, भारत की तरफ से किसने सवालों के जवाब को दिया। तो कुछ जो मेन सवाल जो थे उसमें एक था सीए, दूसरा था माइनॉरिटी पर जो अटैक्स हो रहे हैं जैसे हिजाब वाला केस मार्केट में आया, तीसरा था कि आपके यहाँ इंटरनेट कनेक्शन काट दिया जा रहा है जैसे जम्मू कश्मीर में इंटरनेट कनेक्शन काट दिया गया, या जेलों में यातनाएं दी जा रही हैं। इन सब क्वेश्चंस के जवाब के लिए भारत की तरफ से जो प्रतिनिधित्व किया जिन्होंने, वो हमारे यहाँ के सॉलिसिटर जनरल, इनका नाम था तुषार मेहता। तो जो भारत की टीम गई थी उसके जो हेड थे वो थे तुषार मेहता, उन्होंने भारत की तरफ से पक्ष रखा। तो सबसे पहला जब बात सीएए की आई तो उन्होंने बताया कि ये नागरिकता कानून किसी को छीनने का नहीं है, किसी नागरिकता छीनने का नहीं है,
उन्होंने बताया कि जो आसपास की कंट्रीज में जो माइनॉरिटीज, हिंदू हैं, सिख हैं, जैन हैं, पारसी हैं, ईसाई हैं, जो उस कंट्री के लिए माइनॉरिटी हैं, जैसे पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में, उनको भारत में आ करके अगर भारत की नागरिकता लेना होता है तो पहले 11 साल लगता था, उसी को चेंज करके 6 साल कर दिया गया है। यानी 6 साल के बाद अब वो चाहें तो भारत की नागरिकता ले सकते हैं। तो उनका कहना था कि ये देश से किसी को निकालने की बात नहीं हो रही है। देश में जो आ रहा है, जो दूसरे देश के माइनॉरिटीज आ रहे हैं, यानी दूसरा, पाकिस्तान में मुस्लिम तो माइनॉरिटी नहीं है, अफगानिस्तान में मुस्लिम माइनॉरिटी नहीं है, तो दूसरे देश में जो माइनॉरिटीज हैं, अगर वो किसी वजह से उस देश को छोड़ के आते हैं तो भारत उनको 6 साल के बाद नागरिकता दे देगा। तो ये किसी की नागरिकता छीनने का नहीं, निकालने का एक प्रावधान है, जिस पर बहुत से मुस्लिम संगठनों ने, मुस्लिम कंट्री ने ऐतराज भी जताया था। लेकिन वैसे आपको बात बताएं कि यूएन ने, यूनाइटेड नेशन ने भारत के सुप्रीम कोर्ट में सीएए के खिलाफ याचिका भी दायर की थी। इस पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई थी कि हमारे आंतरिक मामले में यह पहली बार हो रहा है कि यूएन हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर रहा है। खैर, है तो गलत बात, लेकिन बात कुछ तो होगी, तब यूएन इसमें इन्वॉल्व हुआ। खैर, आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन था कि किसी भी व्यक्ति की अभिव्यक्ति की आजादी, यानी हमको बोलने की आजादी, तो किसी व्यक्ति के बोलने की आजादी पर क्यों रोका जा रहा है, ये क्वेश्चन था। आप अगर वो बोल रहा है तो उसको किसी वजह से आप जेल पहुंचा दे रहे हैं, आप जबरदस्ती किसी को उठा के जेल में कर दे रहे हैं। तब हमारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता साहब ने उसका आंसर दिया कि ऐसा नहीं है, हमारे देश में संविधान के अनुसार हर किसी को बोलने की और अपनी बात रखने की आजादी है, लेकिन देश से समझौता कभी नहीं होगा। यानी कि वो कुछ भी बोलता है, उसको बोलने की आजादी है, लेकिन देश की अगर आंतरिक सुरक्षा, या ये कहिए कि देश पर हमें लग रहा है कि इनके बोलने से देश का माहौल खराब होगा, तो इस पर पाबंदियां हैं। तो देश पे हम किसी को भी नहीं रोक रहे हैं, वो हमारा खुद का, हमारे संविधान में है कि कोई भी कुछ भी बोल सकता है। लेकिन तुषार साहब ने बताया कि अगर हमको लगता है कि इनके बोलने से हमारे देश के आंतरिक सुरक्षा में प्रॉब्लम है, हमारी देश की एकता या अखंडता में प्रॉब्लम है, तब उनके ऊपर हम कोई ना कोई कानून लागू करते हैं। वैसे तो देश में, भारत में सभी मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को ऐसा नहीं कि जेल में डाल दिया गया है, उन्होंने कोई ना कोई ऐसा एंटी इंडियन नेशन के लिए काम किया होगा जिसकी वजह से उनको जेल में डाला गया। तो बहुत से कंट्रीज की ये मांग भी थी क्वेश्चन में कि जितने भी मानव अधिकार कार्यकर्ता आपके पास हैं, एक्टिविस्ट हैं, उनको जेल से रिहा कीजिए और उनकी धार्मिक स्वतंत्रता पर किसी तरह की पाबंदी ना लगाई जाए। तो तुषार मेहता ने बताया कि नहीं, भारतीय संविधान के तहत सबको बराबर के अधिकार मिले हैं, लेकिन अगर कोई संविधान से अलग भारत की एकता अखंडता को तोड़ता है तो उस पर हमारे देश में जरूर कार्रवाई होगी, और ऐसे संगठनों पर कार्रवाई हुई भी है। खैर, भारत ने सारे सवालों का माकूल जवाब दिया और अपनी तरफ से जो नेशनल रिपोर्ट पेश की वह भारत की तरफ से परफेक्ट रिपोर्ट थी। लेकिन जिन मुद्दों को यूएनएचआरसी ने उठाया या यूएनएचआरसी में देशों ने, दूसरी कंट्रीज ने उठाया, तो कुछ मुद्दे तो ऐसे जरूर होंगे ना जिन पर देश को या उसकी वजह से देश की शाख पर जरूर असर पड़ेगा। तो हमें और आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि किसी भी तरह की ऐसी कोई बात ना हो जिससे हमारे देश की शाख यूएन में या पूरे दुनिया में उस पर कोई धब्बा पड़े। तो जो यूएनएचआरसी में क्वेश्चंस देशों ने पूछा, उसमें मेनली क्वेश्चन था सीए का, और सीए में बताया भी गया कि सीएए, हमारे गृह मंत्री साहब का ये बयान है कि सीएए जो है वो कोरोना का जब एपिडेमिक खत्म हो जाएगा तो सीए को चालू किया जाएगा। लेकिन ये सीए भारत से किसी की नागरिकता छीनने का नहीं है। भारत में जो लोग हैं या जो दूसरे देश के माइनॉरिटीज भारत में आना चाहते हैं उनको नागरिकता देने का एक ये कानून है। जो पहले बाहर के देशों के माइनॉरिटीज को 11 साल पे मिलता था, अब हम उनको 6 साल पे देने की कोशिश करेंगे। और बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो मैंने 3 मेन क्वेश्चंस आपको बताए। तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया से पूछा गया, 14 देशों से पूछा गया। हमने अपनी देश की बात आपसे की
और फिर कुछ साल बाद फिर इंडिया का नंबर आएगा, उस वक्त जो प्रधानमंत्री होंगे, उस वक्त जो मानवाधिकार का हनन हुआ होगा, उसमें फिर इंडिया से क्वेश्चन पूछा जाएगा और हम उसका जवाब वहां पर माकूल स्थिति में देंगे। तो आज के लिए इतना ही। और UNHRC क्या है, ये किस तरह से बना है, इसमें क्या काम है, इसका आप चाहे तो मेरा वीडियो देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।